अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं हूँ मोहम्मद हसन इकबाल। वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर बैलू जी। तो आज हम जिस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं उसका नाम है राइबोसोम। राइबोसोम को डायग्रामेटिकली अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि एक लार्जर सब यूनिट और एक स्मॉलर। इसको मज़ीद अगर देखें डीपली तो आपके लिए मुझे एक और भी डायग्राम मिली थी दिखाने के लिए आपको, आप देख सकते हैं। वक्त को ज़ाया किए बगैर ही बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। राइबोसोम, राइबोसोम्स की डिस्कवरी की अगर बात करें तो पैरेड वो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने राइबोसोम्स को डिस्कवर किया था 1955 में। इसके बाद अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो राइबोसोम्स की हम डेफिनेशन ये कर सकते हैं कि राइबोसोम्स आर टाइनी और ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स, यानी कि ये दानेदार साख्तें होती हैं दैट आर ईदर फ्लोटिंग फ्रीली इन साइटोप्लाज्म और आर बाउंड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कि ये ऐसी सेल के अंदर दानेदार साख्तें हैं जो या तो फ्रीली राइबोसोम जो होती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर तैर रही होती हैं या फिर ये जुड़ी हुई होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। साइटोप्लाज्म के ऊपर हमने टॉपिक पहले से ही बना लिया हुआ था, हमने वीडियो बना ली हुई है, वो अपलोड भी है और कुछ ही दिन हुए अभी अपलोड हुई थी, तो आप उसको देख सकते हैं अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो। और दूसरी बात यह है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर पाई जाने वाली ही ऑर्गेनल्स होती हैं जिस तरह से राइबोसोम एक ऑर्गेनल है ऐसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी ऑर्गेनल होती हैं। तो ये तो बात तय हो गई कि राइबोसोम यहाँ तो साइटोप्लाज्म के अंदर तैर रहे होते हैं आज़ादाना, या फिर राइबोसोम्स जो है ना वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़े हुए होते हैं। इसकी स्ट्रक्चर जो है ना डायग्राम वो आपने पहले ही देख लिया है कि किस तरह की होती है, लेकिन फिर भी हम इसकी स्ट्रक्चर की तरफ मजीद बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इसकी कंपोजिशन बता दूं कि ये किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं। मैं राइबोसोम्स की बात कर रहा हूँ कि राइबोसोम जो होते हैं इनके अंदर ना एक आरएनए होता है। द टाइप ऑफ आरएनए फाउंड इन राइबोसोम इज कॉल्ड राइबोसोमल आरएनए, यानी कि आरएनए की वो वाली किस्म जो राइबोसोम के अंदर पाई जाती है उसे राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। और उसको जाहिर किया जाता है स्मॉल आर, कैपिटल एन और कैपिटल ए, यानी कि आर का पहला जो आर है ना स्मॉल वो राइबोसोमल है और दूसरा मुकम्मल जो है वो आरएनए है। आरएनए मुखफ़फ़ है राइबो न्यूक्लियोटाइड एसिड का, या सॉरी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब यहाँ पर ये है कि राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ इक्वल अमाउंट्स ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन्स। के राइबोसोम्स बने हुए होते हैं आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन की बराबर मिकदार से, कि जितना राइबोसोमल आरएनए है ना उतना ही प्रोटीन है। यानी कि अगर कह लें कि 50 ग्राम राइबोसोमल आरएनए है तो 50 ग्राम ही प्रोटीन ही होगी। वैसे इतना ज़्यादा होता नहीं है सेल के अंदर, मैंने आपको मिसाल देने के लिए बताया है। इसके बाद मुझे उम्मीद है कि आपको कंपोजिशन की समझ आ गई होगी। अब इसके सब यूनिट्स की तरफ चलते हैं। अगर आप डायग्राम को देखें तो इसमें आपको दो यूनिट्स नजर आते हैं, यानी कि दो हिस्से इसके नजर आते हैं। उन दोनों हिस्सों को सब यूनिट्स कहते हैं, यानी कि लिखा हुआ है कि मेड ऑफ टू सब यूनिट्स। ये दो सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं, यानी कि एक ऊपर और इसके एक नीचे भी पड़ा हुआ है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने अगर कभी जिंगर बर्गर खाया हो या फिर आपने कभी कोई अंडे वाला बर्गर भी खाया हो तो एक उसके ऊपर बंद होता है और एक उसके नीचे होता है। बिल्कुल ऐसे ही होता है कि यानी कि इनके दरमियान में कुछ भी नहीं होता, बस ये आपस में ऐसे जुड़े हुए होते हैं दोनों। तो पहला जो होता है ये एक होता है स्मॉलर सब यूनिट जो लोअर साइड पे होता है, नीचे होता है, और दूसरा वाला होता है लार्जर सब यूनिट। अगर मैं बात करूं यूकैरियोटिक सेल की और प्रोकैरियोटिक सेल की तो यूकैरियोटिक राइबोसोम, जैसे मैं पहले बताया था ना आपको, लास्ट टाइम भी बताया था कि यूकैरियोटिक सेल वो होता है जिसके अंदर वाज़े न्यूक्लियस पाया जाता है, और प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है जिसके अंदर वाज़े न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। अब ये न्यूक्लियस क्या बला है, ये भी सेल के अंदर पाए जाने वाली एक ऑर्गेनल है, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। ये भी मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी, मैं उसका लिंक नीचे ना मेंशन कर दूंगा। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी जरूर देखना उस लिंक के थ्रू, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। यूकैरियोटिक राइबोसोम यानी कि हम यूकैरियोट्स हैं क्योंकि हमारे हर सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है। तो हमारे राइबोसोम्स के जो दो सब यूनिट्स होते हैं ना उनमें लार्जेस्ट सब यूनिट होता है 60s का, और जो स्मॉलर सब यूनिट होता है वो 40s का होता है। इसमें जो एस है ना ये होता है स्वेडबर्ग यूनिट। ये एक बंदा था जिसने इसको दरियाफ्त किया था, इसके इन यूनिट्स को राइबोसोम्स के, तो इसलिए इनको नाम दे दिया यूनिट्स को स्वेडबर्ग यूनिट्स। तो ये है कि ये
सब यूनिट है ना, एस जो है स्वेडबर्ग, ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन का है। कि जब हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होती है या सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होती है, तो इसका मतलब ये है कि एक मशीन होती है जिसमें हम सेल को डालते हैं या मुख्तलिफ सोल्यूशन या मिक्सचर को डाल के इतनी तेजी से घुमाते हैं कि उसके पार्ट्स अलग-अलग हो जाते हैं, हिस्से उसके नजर आते हैं बाजी। खैर, तो ये उसके सब यूनिट्स अलग-अलग हो जाते हैं, तो इसलिए इसके यूनिट को हम कहते हैं एस स्वेडबर्ग। खैर, वो एक अलग चीज थी। हम इसी की तरफ आते हैं जो कि हमारा टॉपिक है यूकैरियोटिक राइबोसोम। यानी कि हमारे सेल में जो कैप बड़ा हमारा लार्जर सब यूनिट है राइबोसोम का, वो 60s का है और स्मॉलर 40s का है। इन दोनों के मिलने से जो हमारे पास राइबोसोम बनता है ना, वो 80s का बनता है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि 60s और 40s तो 100x होता है ना, 60 और 40 100 ही होता है, लेकिन यहाँ 20 जो एस हैं वो कहाँ गए? तो बच्चे, जो 20s है ना, वो ओवरलैप कर जाते हैं, या सादा जुबान में कह लें कि वो यूज हो गए हैं। ठीक है, वो कह लें खर्च हो गए हैं, सादा जुबान में कह लें, यहाँ वो इसके अंदर यानी कि ओवरलैप हो जाते हैं, इसके अंदर ही कहीं ना गायब हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स की तरफ। इसका जो लार्जर सब यूनिट है ना, वो 50s का होता है, और जो होता है ना स्मॉलर सब यूनिट, वो होता है 30s का। अब ये प्रोकैरियोटिक्स जो होते हैं जिनका अंदर न्यूक्लियस नहीं होता सेल में, इनके सब यूनिट छोटे हैं, दोनों ही लार्जर भी, और हमारे पास जो आता है इसका बिगर, यानी कि लार्जर और स्मॉलर। ये है कि लार्जर सब यूनिट इसका 50s का है और स्मॉलर 30s का। इन दोनों के मिलने से जो एक राइबोसोम बन रहा है इनके हर सेल में, वो 70s का है। इसमें 10s जो है वो ओवरलैप हुए हैं, वो इस्तेमाल हुए हैं। अच्छा, आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि जब ये दोनों सब यूनिट्स मिलते हैं ना, लार्जर और स्मॉलर, तो इनको एक आयन कंट्रोल करता है। इनको जो आयन कंट्रोल करता है उसे कहते हैं मैग्नीशियम आयन। होप कि आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी कि ये वाला ऐसा आयन है जो कि कंट्रोल कर रहा होता है इनके जुड़ने को, मिलने को। मैं मजीद आपको बताता चलूँ कि राइबोसोम का काम हम बाद में देखते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, जब ये सेल का राइबोसोम काम नहीं ना कर रहा होता, तो ये अपने दोनों सब यूनिट को अलग-अलग रखता है, यानी कि डिसअसेंबल करके रखता है। ये अलग-अलग होते हैं इसके दो सब यूनिट्स। कि व्हेन अ राइबोसोम इज नॉट वर्किंग, जब एक राइबोसोम काम नहीं कर रहा होता, तो इट डिसअसेंबल्स इनटू इट्स टू पार्ट्स, सब यूनिट्स। तो ये अपने मुख्तलिफ दोनों जो है वो सब यूनिट्स में टूट चुका होता है, अलग-अलग होते हैं ये। इससे फंक्शन से पहले मैं आपको ना इसकी एक और भी चीज़ बताना चाहूँगा राइबोसोम की, कि द राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू मैसेंजर आरएनए थ्रू स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट। छोटे से राइबोसोमल सब यूनिट की मदद से राइबोसोम्स जो होते हैं मैसेंजर आरएनए से जुड़े होते हैं। ठीक हो गया। और याद रहे कि अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स, अच्छा ऊपर वाली लाइन में दोबारा आपको जरा डीपली बता दूं, शायद आपको सिंपली समझ ना आई हो, कि राइबोसोम जो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं मैसेंजर आरएनए के साथ। किस चीज की मदद से? मैसेंजर आरएनए क्या है? मैसेंजर आरएनए भी आरएनए की एक किस्म है। असल में ना 3 किस्म के आरएनए होते हैं। आरएनए भी कोई होती है चीज, मैं इंशाल्लाह इस पे भी किसी दिन वीडियो बनाऊंगा कि आरएनए क्या होता है और डीएनए क्या होता है। इन दोनों में थोड़ा बहुत फर्क है, या ये कह लो कि ये बाप बेटे के जैसे ही होते हैं, कि बाप डीएनए है और उसका बेटा जो है वो आरएनए है। मैं कहने लगा था कि मैसेंजर आरएनए भी आरएनए की एक किस्म है। तो जब राइबोसोम मैसेंजर आरएनए से जुड़ा होता है ना, तो वो एक ग्रुप बना हुआ होता है, यानी कि अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच्ड टू मैसेंजर आरएनए। कि राइबोसोम्स का ऐसा ग्रुप जो मैसेंजर आरएनए से जुड़ा होता है, उसको हम नाम देते हैं पोलीसोम। पेपर में आने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एमसीक्यूज भी आता है, और पोलीसोम के मुतालिक वैसे भी पूछा जा सकता है। फंक्शन की मैं बात करूं तो इसके बहुत ज़्यादा कोई फंक्शंस नहीं है। इसका एक ही मेजर फंक्शन है कि राइबोसोम सेल के अंदर प्रोटीन तैयार करवाते हैं। और आपको पता है कि प्रोटीन तैयार करवाना ही एक सेल के लिए बहुत बड़ी बात है, वो एक जानदार के लिए बड़ी बात होती है कि प्रोटीन के बगैर जानदार जिंदा ही नहीं रह सकता। कि प्रोटीन सिंथेसिस इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू सेल्स। बहुत ज़्यादा अहमियत है इसकी, बहुत अहम है सेल्स के लिए। एंड सो लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स आर फाउंड थ्रू आउट सेल। इसी वजह से एक सेल के अंदर बहुत ज़्यादा राइबोसोम्स होते हैं। कि उसने प्रोटीन बनानी होती है, तो जाहिर सी बात है जितनी ज़्यादा एक सेल प्रोटीन बनाएगा उतना ही ज़्यादा वो सेहतमंद होगा, उतनी ही ज़्यादा अपनी एक्टिविटीज सर अंजाम देगा अच्छे तरीके से। इसके बाद मैं आपको एक और भी बात बता दूं कि ये जो राइबोसोम्स होते हैं, ये बनते हैं न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाली एक स्ट्रक्चर जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस के मुतालिक हमने पढ़ा था, जब हमने न्यूक्लियस के मुतालिक पढ़ा था, तो मैं नीचे आपको जो न्यूक्लियस पे वीडियो बनाई थी उसका भी लिंक जो है वो पेस्ट कर दूंगा, मेंशन कर दूंगा। साइटोप्लाज्म का भी कर दूंगा। तो आज की वीडियो यहाँ तक ही थी। तो बाकी अभी मुझे इजाज़त दें।
इंशाल्लाह बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।